आपने लेने हैं, पूरी माला बच्चे को नहीं पिलानी है, उसके 3 दाने लेके करिए। साथ ही बच्चे का जो स्कूल बैग है उसके अंदर आप एक मोर पंख डाल दीजिए, बच्चे के स्कूल बैग के अंदर एक मोर पंख डाल दीजिए। ये बच्चा आप देखेंगे किस तरीके से बिल्कुल ही बदलना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपने एक काम और ज़रूर करना है, अगर आपके घर में कोई चांदी की गिलासी है, चांदी की कटोरी है, कोई भी चांदी की अगर वस्तु मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो आपने सोमवार के दिन शिवलिंग पे लेके जानी है। शिवलिंग से जो दूध या पानी जो लोग चढ़ाते हैं वो निकल रहा होता है, उसके अंदर भर के उसको ऊपर से सफ़ेद कपड़े से या फॉइल पेपर जो हमारी रसोई घर में होता है वो आपने उस पे लगा के उसको घर लेके आना है। संध्या के समय आपने वो पानी जो है बच्चे को पिलाना है। और आप देखेंगे ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करके 108 माला या 21 बार कम से कम एक ओम नमः शिवाय का जाप करके उस बच्चे को पिला दीजिए, बच्चा आपका कहना भी मानेगा और निखर के सामने आएगा उस बच्चे की जो भी क्षमताएं हैं। कोई बच्चा भी कभी भी कहते हैं ना कि बिल्कुल भी डम नहीं होता, हर बच्चे में कुछ ना कुछ खास चीज़ ज़रूर होती है। कई बार हम माँ बाप को उस चीज़ को निखारना पड़ता है, कई बच्चे तो पहले ही निखर के बाहर होते हैं, लेकिन कई बच्चों पे थोड़ी मेहनत करके उस चीज़ को बाहर निखारना होता है और वो काम हमारा ही है, वो माँ बाप माता पिता का ही काम है। ये आप करिए, देखेंगे किस तरीके से आपका बच्चा जो है फिर से पहले की तरह और स्वस्थ होगा, आपसे बात भी करेगा, बात सुनेगा भी और क्लास में अच्छा परफॉर्म भी करेगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं हम अपनी आज की अगली कॉल। हेलो। हेलो जी नमस्कार जी। हाँ जी, मैं विद्या बात कर रही हूँ पटना से। जी विद्या जी बताएं। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था कि मतलब काफी रिश्ते उनके लिए देख रहे हैं 2-3 साल से, तो कहीं भी बात नहीं बन पा रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। जी भाई का नाम बताएं। रोहित। जी देखें, रोहित जी की शादी का टाइम जो है, कई बार क्या होता है कि हम वक्त से पहले ही कोशिश करनी शुरू कर देते हैं। आजकल शादियां थोड़ी सी लेट हो रही हैं और हम लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रही है। हर चीज़ का एक अपना समय निर्धारित होता है, लेकिन और हर चीज़ हमारे हिसाब से भी नहीं चलती। किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले कुछ नहीं मिलना, ये हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम अपने प्रयास करते रहते हैं। अब देखें कि यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे 2019 में एंड में जाके 2019 के एंड में जाके जो है इस साल जो है इनकी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी अक्टूबर के बाद। उससे पहले अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा मैं कहती हूँ पक्की बात नहीं रहेगी। अक्टूबर के बाद चीज़ें जो है इनके फेवर में जाएंगी और शादी जो है इनकी काफ़ी कम समय में होगी। आपको 6 महीने पहले भी नहीं, आपको महीने 1.5 महीने का टाइम मिलेगा तैयारी के लिए और इनकी शादी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी शादी लेट हो रही है या इनकी शादी में कुछ डिलेज आ रहे हैं। साथ ही मैं एक बात और बोलूँगी, शादी तो वक्त पे होनी ही है। आपको लगता है कि लेट हो गई है, लेकिन शादी लेट नहीं हो रही, शादी अपने वक्त पे ही होगी। अक्टूबर के बाद इनके योग बन रहे हैं, पर कुंडली मिलान करवाना मत भूलिएगा। आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं कुंडली मिलान के लिए हमारे गुरु आचार्य जी से बाकायदा आप पूरी तसल्ली पूर्वक आपको हर तरीके की जानकारी मिलेगी। जब भी कोई लड़की अगर आप लोगों को लगता है कि पक्की हो गई है बात, तो कुंडली मिलान ज़रूर करवाएं। हमारे संस्थान में नंबर टीवी स्क्रीन के नीचे आपके पास लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे संस्थान से। दोस्तों, घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं को ख़त्म करने के लिए हम कितना कुछ नहीं करते, साफ़ सफाई करते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ नमक के पानी के पोछे भी लगते हैं, उसके बाद भी घर के अंदर वो एक कहते हैं ना चीज़ निकल के नहीं आती है। घर के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा ऑरा नहीं बनता कि घर में आके एक सुकून महसूस हो। कई बार आप देखेंगे जब हमारा मूड खराब होता है तो हम घर से बाहर चले जाते हैं और घर के बाहर जाते ही हमारा मूड ठीक हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि घर के बाहर पेड़ पौधे, हमारी कुदरत, हमारी जो धरती माता है, ये सब चीज़ें जो है इनकी अपनी बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जाएं होती हैं और जैसे ही हम इनके रूबरू होते हैं हमारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्यों ना इन ऊर्जाओं को घर के अंदर भी रखा जाए, क्यों ना घर के अंदर कुछ ऐसे पौधे लगाए जाएं जिन पौधों की ऊर्जाएं जो हैं वो हमारे मूड को ठीक रखें। घर में नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होंगी तो सेहत, हमारा मूड, हमारा काम, हर तरीके की हर चीज़ पे असर देखने को मिलता है। इसके बहुत ही प्रभावशाली असर देखने को मिलते हैं। तो घर के अंदर ऐसे कौन से पौधे होने चाहिए और कौन सी डायरेक्शन में होने चाहिए, अगर इस बारे में मैं आपको थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर थोड़ी सी जानकारी दे दूं और आप ये लोग कर लें, तो आप लोगों के जब फीडबैक मेरे को आएंगे, क्योंकि आगे भी मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा करी हुई है, लेकिन आज सोचा कि दोबारा आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताई जाए, कुछ ऐसे पौधों के बारे में बात करी जाए जिससे लगा के आपको घर में बहुत ही बढ़िया स्वरूप देखने को मिलते हैं। आज हम बात करते हैं जेड प्लांट की। अगर आप अपने घर में जेड प्लांट घर के एंट्रेंस पे रखते हैं तो ये मैग्नेट की तरह पैसों को खींचता है।
इसको आप लगा के मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। कल हम फिर मुलाकात करेंगे इसी समय, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। यह है साइबर क्राइम के खिलाफ कानून। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कानूनी अधिकार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। एजेंडा नहीं, आवाम की दिक्कतें दिखाते हैं हम। देश का जवान और किसान ड्रग्स मंडली से है अहम। भटकती पत्रकारिता में निष्पक्ष न्यूज की तलाश। ऐसे वक्त में टीवी 100 बना लोगों की आस। हमारा मकसद गरीबों और जरूरतमंदों को दिलाना इंसाफ। मजलूमों और मासूमों की टीवी 100 है आवाज। चीन की नई चाल हो या पाक की हरकत हो नापाक, टीवी 100 सभी खबर को रखता है बेबाक। तभी तो टीवी 100 बना जनता की आंख। देखते रहिए टीवी 100। टीवी 100 का जलवा कायम। दर्शकों के प्यार और विश्वास से पाया मुकाम। उत्तराखंड का 14 साल से नंबर 1 चैनल। दर्शकों से पहाड़ की पीड़ा को प्रमुखता से दिखाया। तभी तो उत्तराखंड के लोगों को टीवी 100 भाया। टीवी 100 आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कानूनी अधिकार। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर दिन ईमेल, फेसबुक अकाउंट, कंप्यूटर, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग अकाउंट से जुड़ी तो कानूनी अधिकार में आज हम बात करेंगे भ्रूण हत्या के बारे में कि आखिर भ्रूण हत्या क्या है, उसके खिलाफ कानूनी अधिकार क्या है, प्रावधान क्या क्या है, इसको लेकर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी जुड़ेंगे इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। यह है साइबर क्राइम के खिलाफ कानून। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कानूनी अधिकार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। एजेंडा नहीं, आवाम की दिक्कतें दिखाते हैं हम। देश का जवान और किसान ड्रग्स मंडली से है अहम। भटकती पत्रकारिता में निष्पक्ष न्यूज की तलाश। ऐसे वक्त में टीवी 100 बना लोगों की आस। हमारा मकसद गरीबों और जरूरतमंदों को दिलाना इंसाफ। मजलूमों और मासूमों की टीवी 100 है आवाज।
की नई चाल हो या पाक की हरकत हो नापाक, टीवी 100 सभी खबर को रखता है बेबाक। तभी तो टीवी 100 बना जनता की आंख। देखते रहिए टीवी 100। टीवी 100 का जलवा कायम, दर्शकों के प्यार और विश्वास से पाया मुकाम। उत्तराखंड का 14 साल से नंबर 1 चैनल, दर्शकों से पहाड़ की पीड़ा को प्रमुखता से दिखाया। तभी तो उत्तराखंड के लोगों को टीवी 100 भाया। टीवी 100 आपकी आवाज। अब दिन भर की नहीं छूटेगी खबर, ऐसी खबर जो सिस्टम पर करे सीधा असर, जो रखते हैं हर अपडेट पर नजर। अगर कामकाज के बीच छूट जाती है खबर, तो हम करेंगे हर हलचल से बाखबर। चाहे सियासी संग्राम हो या फिल्मी सफर, देखिए खास कार्यक्रम खबरों की खबर, हर रोज शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कानूनी अधिकार में आज हम बात करेंगे भ्रूण हत्या के बारे में कि आखिर भ्रूण हत्या क्या होती है, इसके खिलाफ कानून क्या क्या बनाए गए हैं, प्रावधान क्या कहते हैं, किन किन धाराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है और क्या क्या सजा के प्रावधान हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर। तो भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून क्या है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। धारा 314 के अंतर्गत मौत होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। धारा 315 के तहत सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान। अस्पताल या क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। अधिनियम 1994 ये कहता है भ्रूण हत्या के खिलाफ जो कानून बनाया गया है, भ्रूण हत्या कराने पर 3 साल की कैद और 50,000 का जुर्माना, दोबारा पकड़े जाने पर 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना। धारा 313 के तहत आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है भ्रूण हत्या के मामले में। तो गंभीर धाराएं हैं। भ्रूण हत्या किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, हत्याएं बढ़ रही हैं, बेटे की चाह लोगों को भ्रूण हत्या के प्रति किस कदर आगे बढ़ा रही है, इसके खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं। बावजूद इसके लोग बेधड़क भ्रूण हत्या कर देते हैं और इसे अपराध मानने से इनकार करते हैं। वहीं क्या क्या कानून है, इसके खिलाफ क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरीके से सजा किन किन धाराओं के तहत दी जाएगी, कैसे धारा 314 में 10 साल की सजा हो सकेगी, धारा 315 के तहत सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता श्रुति भी जुड़ गई हैं। श्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। श्रुति, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, बोलिए। जी श्रुति जी, आज हमारा टॉपिक है भ्रूण हत्या, कि भारत में भ्रूण हत्याएं आजकल बढ़ते जा रहे हैं। इसके खिलाफ कानून क्या क्या बनाए गए हैं, किन किन धाराओं के तहत सजा का प्रावधान किया गया है? देखिए, सबसे पहले जो भ्रूण हत्या है उसमें ये जानना जरूरी है कि ये जो फीमेल फीटिसाइड होता है, इंडिया में जो मारा जाता है बच्चों को फीटिसाइड, फीटस के स्टेज पे, वो सबसे ब्रूटल फॉर्म ऑफ वायलेंस है किसी भी विमेन के अगेंस्ट। ये है बेसिकली बिकॉज इंडिया में जो स्टेटस है विमेन का वो बहुत डाउन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, डोरी के इश्यूज हैं, कई तरीके के विमेन हरासमेंट और क्राइम होते हैं वर्क प्लेस से लेकर किसी भी जगह आप जाइए, रेप असॉल्ट, कितने तरीके के क्राइम है। तो इन चीजों को रोकने के लिए कई लोग जो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि क्राइम को रोकें, वो ये सोचते हैं कि अगर हम फीमेल फीटिसाइड ही कर दें या भ्रूण हत्या कर दें और
किसी लड़की को पैदा ही ना होने दे तो शायद इसी से क्राइम रुक जाएगा। वो ये नहीं समझते कि सोसाइटी में कितना बड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा। आप किसी ह्यूमन बीइंग को उसका जो बेसिक राइट है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में गारंटेड है, आप वो डिनाई कर रहे हो, आप उन्हें जीने का हक ही नहीं दे रहे हो। तो इस तरीके से जो फीटिसाइड होते थे, मेल पे तो देखे नहीं गए, फीमेल पे देखे गए। तो जब ये बढ़ते चले गए तो इंडिया में इसके लिए कानूनी प्रावधान लाना बहुत जरूरी हो गया था। तो सबसे पहला जो कानूनी प्रावधान लाया गया वो था प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, और ये आया था 1994 में। इसके तहत अगर कोई इंसान फीटस का या जो चाइल्ड होने वाला है उसका डिटर्मिनेशन करवाए कि लड़का होगा या लड़की होगा, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस था जिसके तहत पनिशमेंट की धाराएं भी थी। 3-3 साल का पनिशमेंट और फाइन इम्पोज किया जा रहा था। तो 94 में जब ये एक्ट चला तो काफी साल तक देखा गया कि ये इतना स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसके बाद सेंटर फॉर इंक्वायरी इनटू हेल्थ एंड अलाइड थिंग्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक रिट पिटीशन PIL के फॉर्म पे सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। इस PIL के बाद अमेंडमेंट आया 2002 में। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो 2002 के अमेंडमेंट को इंक्लूड करते हुए प्रीनेटल डायग्नोस्टिक के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले ये कहा गया कि जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड करवाना या एमनोसिंथेसिस वगैरह करवाना, इस तरीके की जो इमेजिंग होते हैं जिससे क्लिनिक में ये पता चल जाता है कि जो चाइल्ड होने वाला है वो फीटस मेल होगा या फीमेल होगा, इस तरीके के जितनी इलीगल एक्टिविटीज हैं उनको बैन करना बहुत जरूरी था। तो इसके लिए सबसे पहले जो एक्ट में कहा गया, जो सेक्शन 4 कहा, उसमें ये कहा गया कि जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होंगे, अल्ट्रासाउंड कराना या एमनोसिंथेसिस करवाना, ये तभी अलाउ किया जाएगा क्लिनिक्स पे या लेबोरेटरीज में जब फीटस यानी कि जो चाइल्ड होने वाला है उसमें कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हो, जेनेटिक कोई डिजीज हो या कोई हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर हो, कंजेनिटल डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, कंजेनिटल मतलब जो पैदा होने के साथ बाय बर्थ जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसे अगर कोई डिसऑर्डर्स किसी चाइल्ड पे देखे जाए तभी जेनेटिक जो ये लेबोरेटरीज हैं इनमें आप प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज ये टोटली बैंड होगा। इसके साथ साथ क्लियरली ये भी लिखा गया है कि जो विमेन है वो 35 ईयर्स से ज्यादा एज की नहीं होनी चाहिए और उसके 2-3 अबॉर्शन इन कंटिन्यूएंस नहीं होनी चाहिए, या जो विमेन है उसका कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं होना चाहिए या फैमिली हिस्ट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई मानसिक तरीके की कोई बीमारी उस लेडी को हो। अगर ये पूरे कंडीशंस फुलफिल होते हैं तभी किसी जेनेटिक लैब में आप किसी फीटस का क्या कहते हैं, फीटस के अल्ट्रासाउंड या एमनोसिंथेसिस वगैरह की इमेजिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं इनका यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी होता है कि एक रिटन कंसेंट सेक्शन 5 कहता है जो विमेन होगी उसे रिटन में लिखवाया जाएगा कि आप जब अल्ट्रासाउंड होंगे तो आप फीटस का डिटर्मिनेशन नहीं करवाओगे, ये नहीं पूछवाओगे कि वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, क्योंकि देखा जाता है जैसे ही पता चलता है कि ये फीमेल है तो उसे मार दिया जाता है, अबॉर्शन करा दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा क्राइम है। इसलिए एक रिटन में विमेन से लिखवाया जाएगा। और जितने भी जेनेटिक ये लेबोरेटरीज हैं, काउंसलिंग सेंटर्स हैं, इनको भी एक्ट है सेक्शन 6 के तहत कि आप कभी भी कोई फीमेल फीटस का डिटर्मिनेशन नहीं करवाओगे कि ये मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। ऐसा करने पर उनके अगेंस्ट भी कानूनी प्रावधान है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे इस एक्ट में वो है कि जितने अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, जो इमेजिंग मशीन्स है, देखा गया कि भाई एक्ट आ गया, इसके बाद भी जितने लेबोरेटरीज हैं, क्लिनिक्स है, उसमें इलीगली फीमेल फीटस को मारा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए, लोग चोरी छिपे जाते हैं, चेकअप करवाते हैं और उसके बाद जो फिर गर्भपात करवा देते हैं अगर लड़की होती है तो। ऐसे बहुत तरीके के क्राइम्स हैं जो विमेन की कंसेंट के बगैर भी फीमेल फीटस को मारा गया, एबॉर्शंस करवाए गए और ये इलीगल क्लिनिक चलते चले गए। तो इसके बाद जो 2002 का अमेंडमेंट आया उसमें एक नया प्रावधान ऐड हुआ सेक्शन 3A के अकॉर्डिंग, जिसमें जो अल्ट्रासाउंड मशीन्स और इमेजिंग मशीन्स है इनके सर्कुलेशन को ही रेगुलराइज किया गया, क्योंकि अगर ये बिना रेगुलेशन के या लॉज के हर क्लिनिक में अवेलेबल हो जाएंगे तो डेफिनेटली चांसेस है कि इलीगल अबॉर्शंस चलते रहेंगे। आप हर जगह हर जगह कोई इंफॉर्मेशन देने वाला इंसान नहीं होता है, और फीमेल पे तो वैसे ही इन लॉज का या हस्बैंड का बहुत प्रेशर रहता है कि आपको मेल चाइल्ड ही लाना है। तो ऐसा चलते हुए सबसे पहले जरूरी था कि मशीन को ही कंट्रोल में रखा जाए। तो इसके लिए रेगुलेशन आया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सब कुछ प्रायर अथॉरिटी के साथ होगा, पूरे उसकी डिटेल्स रखी जाएंगी कि क्या इक्विपमेंट गया, किस जगह पर गया,
हर 2-3 महीने में, 3 महीने के अंदर एक रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको अपडेट देना पड़ेगा। जितने भी अल्ट्रासाउंड मशीन के मैन्युफैक्चरर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अपडेट देंगे कि हमने इन 3 महीने में इन क्लिनिक्स में या जेनेटिक लैब्स में ये मशीन सर्कुलेट सेल ऑफ करी और ये हमारा पेमेंट डिटेल है और ये उन क्लिनिक्स का डिटेल है, ताकि गवर्नमेंट को ये पता रहे कि किन क्लिनिक पे अल्ट्रासाउंड मशीन या इमेजिंग मशीन हैं। तो इस तरीके के जो रेगुलेशन थे ये बहुत जरूरी थे। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, जेनेटिक लैब्स और क्लिनिक पे ये सर्कुलेशन भी गया कि अल्ट्रासाउंड क्लिनिक सिर्फ जो फीटस है उसके एबनॉर्मेलिटीज या जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो हैं, जो बाय बर्थ किसी बच्चे में जो डिसऑर्डर्स आते हैं, उन चीजों को जानने के लिए जरूरी है, ताकि पता चलता रहे कि सब ठीक है या नहीं। पर ये जानने के लिए बैंड है कि आप मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, अगर आप ऐसा करोगे तो उसके लिए पनिशमेंट दिए जाएंगे, 3-3 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान 2002 के अमेंडमेंट पर आया। इसके अलावा जो कंसेंट मैंने जैसा कहा, इसके लिए फॉर्म ई और फॉर्म जी है जो हमारे प्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट है, इन 2 फॉर्म्स में पूरा रिटन कंसेंट लिया जाएगा वाइफ से, हस्बैंड से, कि आप जानते हो कि आपका अल्ट्रासाउंड होने जा रहा है। अल्ट्रासाउंड फीटस के क्रोमोसोमल या जेनेटिक या कोई कंजेनिटल अगर उस पर डिजीज है, उसको जानने के लिए ये डायग्नोस्टिक एक्ट हो रहा है। और ये आप किसी भी हाल में किसी इस जानकारी के लिए आप नहीं करवा रहे हो कि जो बच्चा होने वाला है वो चाइल्ड मेल है या फीमेल है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो इसके लिए फॉर्म जी और फॉर्म ई फिलअप कराए जाते हैं हर क्लिनिक में। ये हर फीमेल को स्पेशली जानना बहुत जरूरी है कि बिना कंसेंट के अगर आप पे अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो आप उसे रोक सकते हैं। आप क्लिनिक को कह सकते हैं कि आप हमें फॉर्म ई और जी दे, जिसमें हम पूरा रिटन कंसेंट दें, जिसमें हमारा कंसेंट लिया जाए कि भाई हम अपने कंसेंट से अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं और जो फीटस है उसके बारे में नहीं जाना जाएगा कि वो मेल है या फीमेल। तो ये पूरा एक एक्ट था। इसको रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड बैठाया गया भारत सरकार की तरफ से। ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। जो मिनिस्ट्री है, इनके जो मिनिस्टर होंगे ये हमारे चेयरमैन होंगे। इसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं ये हमारे मेंबर होंगे उस कमेटी के, और बाकी के जो लोग हैं जैसे जेनेटिक एक्सपर्ट्स होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट है, या और भी कई रिप्रेजेंटेटिव होंगे विमेन वेलफेयर एसोसिएशन के। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे सांसद होंगे, वो 3 महिला सांसद भी इस सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी की मेंबर होंगी। तो इनका जो काम होगा वो होगा अच्छे पॉलिसीज बनाना, टाइम एंड अगेन अगर कोई अमेंडमेंट लाना है तो वो अमेंडमेंट लाया जाए, और देखें कि कितनी क्लिनिक गलत तरीके से चल रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना। तो ये एक सुपरवाइजरी बॉडी की तरह हमारे देश में है। इसके अलावा जो एक्ट कहता है, मान लिया कोई इंसान सब कुछ जानते हुए अगर कोई इंसान फिर भी गलत काम कर रहा है, कोई क्लिनिक है तो सब कुछ जानते हुए भी क्लिनिक में फीमेल और मेल का डिटर्मिनेशन करवाया जा रहा है। घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पे इलीगल तरीके से परीक्षण कराया जाता है और फिर उसके बाद उसके लिए मोटी रकम ली जाती है। बिल्कुल, ये इलीगल तरीके से अंदर हमारे क्लिनिक्स में हमारे देश में चल रहा है और आज भी चल रहा है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ऑफेंसेस को, जैसे अभी आज की डेट पे सेक्शन 22 जो कहता है वो 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है और फाइन बस 10,000 का है। तो मेरा जो मानना है वो है कि पेनल्टीज को थोड़ा सा और हाई बढ़ाना चाहिए। किसी आप विमेन की और एक चाइल्ड को आप मर्डर कर रहे हो, ऑलमोस्ट एक मर्डर है, ये कोई मामूली क्राइम नहीं है, आप फीटस को मार दे रहे हो, तो उसके लिए 3 साल का जो पनिशमेंट है या 10,000 का जो फाइन है वो हर हाल में कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। जब ये पनिशमेंट बढ़ेंगे क्लिनिक्स पर भी और उन हस्बैंड या वाइफ पर या इन लॉज पर भी जो फोर्सफुली फीमेल का एबॉर्शन करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि फीमेल फीटिसाइड के केसेस डाउन होंगे। तो आज की डेट पे जो कानून कहता है वो ये है कि अगर कोई डायग्नोस्टिक क्लिनिक या ये जो भी जेनेटिक लेबोरेटरीज हैं जो प्रीनेटल टेस्ट करवाते हैं, वो अगर सबको जानते हुए भी फीमेल और मेल फीटस को डिटरमिन करवा रहे हैं, एबॉर्शन करवा रहे हैं, तो उन्हें 3 साल का पनिशमेंट तो क्लियरली है। डिटर्मिनेशन करवाने पर ही ये पनिशमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा जो सेक्शन 23 कहता है वो ये है कि लेबोरेटरीज पे 50,000 तक का जुर्माना जाएगा अगर गायनोकोलॉजिस्ट या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या जेनेटिक एक्सपर्ट है, ये सबको जानते हुए भी अगर ये फीमेल फीटस का डिटर्मिनेशन करवा रहे हैं कि मेल है या फीमेल, और ये खुद ऐसे क्लिनिक्स में जा रहे हैं कि हम ये डिटर्मिनेशन करवाएंगे, तो उनको 3 साल के पनिशमेंट के अलावा 50,000 का जुर्माना है।
और अगर आप दोबारा ये करो तो डेफिनेटली आपका पनिशमेंट इंक्रीज हो जाएगा, जैसे आपने कहा 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इम्प्रिजनमेंट को बढ़ाया जाएगा, प्लस जो फाइन इम्पोजिशन है वो 10,000 से 50,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कानून है अगर इनका सही इम्प्लीमेंटेशन हो तभी हम इसे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं अपने कंट्री में। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो है प्रिजम्पशन का, जो सबूत होते हैं। देखिए, लॉस को ले आना और उसको कोर्ट में जाके प्रूफ करना, इसमें बड़ा अंतर होता है। प्रैक्टिकली देखा जाता है जब विमेन पे क्राइम होते हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं, उनको प्रेगनेंसी रिपोर्ट दी जाती है पर अबॉर्शन के उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते। हाँ, उन्हें वो रिपोर्ट नहीं देते। कल उनपे जैसे 498A का केस है, हरासमेंट का केस है बाय हस्बैंड या इन-लॉज, और हम प्रूफ करें कि भाई फोर्सफुल अबॉर्शन है तो हॉस्पिटल उन्हें अबॉर्शन सर्टिफिकेट ही नहीं देते, तो भाई कैसे पता चलेगा, प्रूफ कैसे होगा? कोर्ट तो कहेगा प्रूफ लेकर आओ कि अबॉर्शन फोर्सफुल था। तो ये बहुत गलत चीज है। इसके लिए एक प्रावधान सेक्शन 24 पे डाला गया कि जो भी इस तरीके के अबॉर्शन या जैसे प्रीनेटल डायग्नोस्टिक से पता लगाया जाता है कि फीमेल फीटस है या मेल, तो इसमें जो एविडेंस है, जो एविडेंशियल प्रिजम्पशन है हमारे कानून में, वो सीधे यही प्रिज्यूम करेगा या यही मान के चलेगा कि जो हस्बैंड और इन-लॉज हैं उनके, उन्होंने ही ये जो टेस्ट है ये करवाया है। दैट मीन्स ये मान के कानून में चला जाएगा कि जो महिला थी, जो मदर थी, जिसका बेबी होने जा रहा था, उसने अपना कंसेंट नहीं दिया, बल्कि ये फोर्सफुली उनके हस्बैंड या इन-लॉज के द्वारा ही हुआ है। ये प्रिजम्पशन सेक्शन 24 हमारे एक्ट का कहता है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि मोस्टली फोर्सफुल ही कराया जाता है। स्पेशली नॉर्दर्न जोन में ये फीमेल फेटिसाइड के केसेस बहुत हाई हैं। आप देखेंगे दिल्ली इतना लिक्विड जोन है तब भी फीमेल फेटिसाइड यहाँ हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रिजम्पशन को आप अज्यूम करके चलेंगे, और इसको प्रूफ करने के लिए हस्बैंड या इन-लॉज को प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि ये फोर्सफुल नहीं था और विमेन ने खुद ही ये करवाया। तो ये प्रूफ करना उनके लिए भी उतना ही टफ हो जाता है, क्योंकि देखा गया था विमेन अगर जाके कोर्ट में कहे कि नहीं मुझे फोर्सफुली कराया गया, तो भाई वो कहाँ से प्रूफ लेकर आए? कोई सीसीटीवी कैमरास तो घर पे नहीं लगे होते, या क्लिनिक में कोई कैमरास तो लगे ही नहीं कि बताया गया कि विमेन का कंसेंट था या नहीं था। तो इसके लिए ये कानूनी प्रावधान से एक प्रिजम्पशन डाला गया कि अगर कोई एविडेंस नहीं होगा तो सीधा सीधा माना जाएगा कि हस्बैंड और इन-लॉज के द्वारा फोर्सफुली ये करवाया गया। और दूसरा जो फॉर्म ई और मैं डी आपको यहाँ एक्ट पर के रोकना अकॉर्डिंग चाहूंगी, अगर यहाँ पर महिला खुद अपनी मर्जी से जाती है और वो बाद में ये कह देती है कि उसने अपनी मर्जी से नहीं करवाया, तो इसके लिए भी कोई कानूनी प्रावधान है? बिल्कुल, अगर महिला अपने कंसेंट से खुद करवाती है और बाद में पता चलता है महिला का भी कंसेंट था, क्योंकि कई लेडीज का अपना ये पर्सनल माइंडसेट होता है कि मेल चाइल्ड हो और वो अपने मतलब क्या कहते हैं उससे उन्हें थोड़ी सुपीरियरिटी प्रूव होती है, ऐसे जिसे कहते हैं अभी मीनियल माइंडसेट बहुत लोगों के अंदर चलता है मेल और फीमेल बेटे की चाह, मान सम्मान, तमाम चीजें आ जाती हैं, वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे या इससे उन्हें इन-लॉज और हस्बैंड पे बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, जिसके कारण ये खुद भी ऐसा क्राइम करेंगे। तो डेफिनेटली जो 3 साल का पनिशमेंट है वो उन पर भी इम्पोज होगा। इसलिए ही फॉर्म ई और डी भरवाया जाता है ताकि ये पता चले कि विमेन का रिटन कंसेंट था, कि वो जानती है कि मैं जो प्रीनेटल टेस्टिंग हो रही है, अल्ट्रासाउंड वगैरह है, ये बस जो क्रोमोसोमल या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ये जानने के लिए हो रहे हैं, और फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है फीटस का ये डिटर्मिनेशन करवाने के लिए ये टेस्ट नहीं करवाया जा रहा है, ये रिटर्न में महिला से लिखवाया जाता है। अगर सब कुछ जान के भी महिला ये क्राइम करती है तो ये अपने आप में कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और इसके लिए महिला को भी उतनी ही पनिशमेंट होगी जितनी उनके हस्बैंड या इन-लॉज को है। उसे भी 3 साल का पनिशमेंट या फाइन इम्पोजिशन रहेगा उस पर। और जो कानूनी कार्रवाई है जी श्रुति, आजकल लोगों ने एक बहुत ही आसान सा तरीका अपना लिया है। लोग दवा जाते हैं, मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं और खा लेते हैं अगर उन्हें गर्भपात कराना होता है। तो इस पर किस तरीके से जो है रोक लगे, क्या क्या प्रावधान है इसको लेकर? देखिए, ये जो पॉइंट आपने कहा ये भी अपने आप में बहुत गलत है। इसके लिए जरूरी है कि जो मेडिकल क्लिनिक्स हैं उनमें इस तरीके के जो मेडिसिन आ रही हैं उन पे भी रेगुलेशन रहे, ताकि ये पता चले कि भाई किस लोगों ने लिया, उनका नेम डिटेल पूरा रहे, ताकि कल अगर कोई फीमेल आके बताती है कि भाई मुझे ऐसे ऐसे मेडिसिन खिलवा के अबॉर्शन करवाया गया, तो एटलीस्ट क्लिनिक से प्रूफ आएगा कि इस तारीख को ये मेडिसिन खरीदी गई थी और ये अपने आप में एक इलीगल एक्ट था। और इस तरीके से उसे लोग जाते हैं नॉर्मली मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दवा लेते हैं, उसके बाद दवा खाते हैं और फिर गर्भपात हो जाता है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती इसको लेकर। देखिए, ये अपने आप में बहुत गलत चीज है, जैसा कि मैंने आपको कहा ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि ये पूरा का पूरा जो रेगुलेशन है इसको हम रेगुलेट करें, और जो मेडिसिन क्लिनिक पर आ रही हैं उनको भी हम
क्लिनिक में भी पूरा का पूरा डिटेल रहे कि किस इंसान ने लिया, कब लिया, और इस तरीके से जो गलत मेडिसिन के थ्रू अबॉर्शन कराए जा रहे हैं वो बिना किसी क्लिनिक या डॉक्टर की परमिशन के परमिटेड नहीं होते। तो इसके लिए भी जैसे ही क्लिनिक वालों को पता चलता है कि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आपने इस ऐसी मेडिसिन लेके अबॉर्शन करवाया, तो क्लिनिक वालों को भी जाके पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। देखिए, किसी एक इंसान से पूरा का पूरा कानून नहीं चल जाता है। कानून या सोसाइटी तब ठीक होती है जब हर इंसान अपने आप में अवेयर हो। तो हर एक की अवेयरनेस जरूरी है। कभी भी कोई ऐसे मेडिसिन किसी क्लिनिक या डॉक्टर की परमिशन के बगैर नहीं ले जाते, वो अपने आप में इलीगल है। वो भी उतना ही बड़ा क्राइम है। इसके लिए हमारे आईपीसी के जो प्रोविजन है वो डेफिनेटली एप्लीकेबल होंगे। आईपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली, जैसे सेक्शन 312 है मिसकैरेज करवाना या विमेन की कंसेंट के बिना मिसकैरेज कराना, तो 303 के जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, 10-10 साल तक के लिए इम्प्रिजनमेंट है। तो एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि क्लिनिक वाले अगर क्लिनिक के कंसेंट के बिना या डॉक्टर की परमिशन के बिना अगर मेडिसिन के थ्रू ऐसा हुआ, तो ये भी किसी का फोर्सफुल अबॉर्शन कराने के इक्विवेलेंट है। इसके लिए आप आईपीसी की धाराएं लगा सकते हैं। सेक्शन 314 है हमारा, 315 है। तो इस तरीके के जितने एक्ट हैं, इतने प्रोविजंस हैं आईपीसी के, इनके तहत उनको पनिशमेंट होगी, और ये पनिशमेंट 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। तो कोई भी इस तरीके का अबॉर्शन होता है वो किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर की परमिशन के बगैर नहीं होना चाहिए। और ये भी बहुत जरूरी है कि हॉस्पिटल पे ऐसे नियम आए कि जब भी ऐसा कुछ हो महिला के साथ, तो उसका आप एक मेडिकल रिपोर्ट दें। क्योंकि जब हरासमेंट के केसेस हम डील करते हैं उसमें देखा जाता है कि अबॉर्शन के कोई प्रूफ ही नहीं होता है। तो आप ये जितने प्रोविजंस है, मिसकैरेज करवाना या किसी विमेन पे हरासमेंट करवाना, आप कैसे प्रूव करेंगे? तो कानून के जो प्रोविजंस है इनका इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है। प्लस रेगुलराइजेशन होना बहुत जरूरी है। जो क्लिनिक्स मेडिसिन ऐसे सेल कर रहे हैं उन पे बैन लगना बहुत जरूरी है। उन क्लिनिक्स पे भी बैन लगना चाहिए, उन पे भी अबेटमेंट के चार्जेस लगने चाहिए, उन पे भी रेगुलराइजेशन आना चाहिए कि बिना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के आप ऐसा ना करो। तो इस तरीके के जो प्रोविजन है पूरा रेगुलराइज हो, तभी आप एक तरीके से जो फीमेल फीटस है उसे आप बैन करा सकते हो। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने कहा कि क्लिनिक जाके आप मेडिसिन ले लो, पर आपको कैसे पता होगा कि वो चाइल्ड मेल है या फीमेल है? इसके लिए तो आपको किसी ना किसी लेबोरेटरी या किसी क्लिनिक में टेस्ट करवाना पड़ेगा। जब वो टेस्ट ही बैन हो जाएगा तो प्रीनेटल जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग प्रावधान है, इतना स्ट्रॉन्ग कानून है कि अगर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा तो फिर कैसे आपको पता चलेगा कि चाइल्ड फीमेल है या मेल है? अगर फीमेल चाइल्ड पता ही नहीं चलेगा तो कोई भी इलीगली किसी मेडिसिन के थ्रू अबॉर्शन करवाएंगे क्यों? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो जरूरी है वो इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है हमारे कंट्री में। और इसके लिए आई थिंक समाज के हर लोगों का जागरूक होना जरूरी है। जो मानसिकता है लोगों की कि बस लड़का ही होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए, और ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये इनहेरेंट है लोगों के माइंडसेट पर। जब तक ये इनहेरेंटली नहीं हटेगा तो लोग किसी ना किसी कानून को तोड़ने के लिए कोई ना कोई इलीगल मेजर अपना ही लेंगे। लोगों को विमेन की लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ 7-8 मंथ पे भी लोग अबॉर्शन करवा देते हैं। उन्हें लगता है विमेन की डेथ भी हो जाए कोई बात नहीं, पर फीमेल चाइल्ड नहीं हो जाना चाहिए। तो इतने जो हीनियस क्राइम है जिससे आपकी ह्यूमैनिटी हिल जाती है, जिससे आपकी मानसिकता का पता चलता है, उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि ये प्रीनेटल डायग्नोस्टिक एक्ट का सही से फॉलो किया जाए। इसके अलावा जितने डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, या जो मेडिसिन सेल करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये भी उतने ही अलर्ट रहें। और ये भी सोचें कि जितना सरकार का फर्ज है, पुलिस डिपार्टमेंट या कोर्ट्स का फर्ज है कि आप फीमेल फीटिसाइड होने से रोके, भ्रूण हरण होने से रोके, उतना ही क्लिनिक्स का, डॉक्टर्स का और जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और समाज की भी कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन उनको किस तरीके से उसका पालन कराया जाता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से ही भ्रूण हत्या पर लगाम लग पाएगा। कानून तो बनाए गए हैं, सख्त सज़ा का भी प्रावधान है, लेकिन उसका पालन कितना कराया जा रहा है इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कानूनी कार्यक्रम के खास प्रोग्राम में इतना ही। बने रहे TV 100 के साथ। नमस्कार।